नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर वो नाम या आप कह सकते हो वो चेहरा जिसने एक सपना देखा कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और ये सपना क्यों देखा? ये सपना इसलिए देखा कि जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने प्रतीक जैन के साथ मिलकर जो कंपनी बनाई आईपेक, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनके कैंपेनिंग आप कह सकते हो उस वक्त जो भी कुछ जो है वो संभालना था वो प्रशांत किशोर देख रहे थे। और फिर उसके बाद में 2014 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी ये जिम्मेवारी प्रशांत किशोर को दी गई। तो प्रशांत किशोर को यह वहम हुआ कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाला अगर कोई शख्स है तो वो प्रशांत किशोर है, जबकि वो भूल गया कि जिस व्यक्ति ने 2001 में मुख्यमंत्री बनने के बाद एक दिन की छुट्टी ना की हो, इसके अलावा गुजरात का जो विकास का मॉडल हो उसको देश के सामने प्रस्तुत किया हो, तीसरा लगातार जो है वो आरोप लगे कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों को टिकट नहीं देते, लेकिन गुजरात में उन्हीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का जीतना, और फिर उसके बाद में अपने कद को इतना बढ़ा लेना कि एक मांग उठना कि नरेंद्र मोदी को देश का अगला प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए। अगर प्रशांत किशोर के हिसाब से जिस तरीके से अगर प्रशांत किशोर ये सोचता है तो फिर सवाल यह उठता है कि उसके बाद क्या हुआ। तो उसके बाद प्रशांत किशोर जेडीयू में गया। जेडीयू के बाद जो है वो लगातार एक के बाद एक जो है वो पार्टी बदलता गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी तक के लिए जो है वो प्रशांत किशोर ने बैटिंग की, लेकिन सीट जो है वो जीत कर आए एकमात्र, या आप कह सकते हो मात्र 2 सीट। तो सवाल यह उठता है कि उसके बाद से अगर आप 2021 के चुनाव को छोड़ दे ममता बनर्जी के, लेकिन उसमें भी अगर आप आंशिक तौर से टेक्निकली अगर आप देखोगे तो जहां 2017 में भारतीय जनता पार्टी 3 सीटों पर थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी 77 सीटों पर आ गई। और फिर प्रशांत किशोर को लगा कि अब उनका वक्त आ गया है। और ये ऐसा क्यों लगा? ऐसा इसलिए लगा क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक इस देश के सामने ऐसा उदाहरण था जो अचानक से आया और दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। तो प्रशांत किशोर ने बिहार में, यहां पर आप ये जरूर कह सकते हो क्योंकि उस वक्त तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर के निशाने पर था, क्योंकि माहौल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में था। लेकिन एज यूजुअल राहुल गांधी कांग्रेस की एंट्री होती है और बिहार का माहौल बदल जाता है, और यह माहौल जो है वो सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी हो जाता है। जहां एक तरफ चुनावी गड़बड़ियों की बात की जाती है तो दूसरी तरफ महिलाओं की और विकास की बात। अब इसमें तेजस्वी यादव, उनको लेकर हमने जो है वो बहुत बार वीडियो बनाए कि राहुल गांधी ने किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्लान करके तेजस्वी यादव का सुपड़ा साफ करा दिया, लेकिन उससे ज्यादा जो करारी हार मिली वो मिली प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर एक भी सीट नहीं जीत पाए। क्यों नहीं जीत पाए? तो साल भर पहले जिस पार्टी का गठन किया गया हो, गांधी जयंती के दिन किया गया हो, लाखों की संख्या में वहां पर जो है वो लोग समर्थक मौजूद हो, बावजूद इसके प्रशांत किशोर इतना पीछे कैसे रह गए? तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि उस वक्त सेनापति की जब बारी आई तो सेनापति मैदान छोड़कर भाग गया। लगातार तेजस्वी यादव को चैलेंज देने वाला प्रशांत किशोर राघोपुर सीट से जब नामांकन की बारी आई तो नामांकन भरने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। और यहीं से जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हो जन सुराज पार्टी जहां थी, पार्टी उससे नीचे जाना शुरू हो गई। परिणाम आया, एक भी सीट नहीं मिली। आप कह सकते हैं 1-2 सीट को छोड़ दे तो जमानत जब्त हो गई। तो उसके बाद में पूरी उम्मीद थी कि प्रशांत किशोर साइड जो है वो ममता बनर्जी के लिए पश्चिम बंगाल में एक बार फिर जो है वो उसी तरीके से काम करते हुए नजर आएंगे।
लेकिन इस बार पश्चिम बंगाल के चुनावों से प्रशांत किशोर ने दूरी बनाई और उसका कारण था प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ना। लेकिन इस बीच एक खबर जो आपको पता होगी कि प्रशांत किशोर कलकत्ता जाते हैं और ममता बनर्जी ने, आपको पता होगा, मुलाकात कराते हैं अखिलेश यादव की। तो अखिलेश यादव ने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि अगले साल जो चुनाव होंगे उसमें उनका पीआर का जो काम होगा वो प्रशांत किशोर देखेंगे। लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी की हार हुई, अखिलेश यादव ने सबसे पहला जो काम किया वो कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने का। लेकिन जब इन 4 राज्यों में चुनाव हुए तो उसमें एक राज्य तमिलनाडु, तो उसमें एक बार फिर जो है वो अरविंद केजरीवाल की तरह एक्टर विजय की पार्टी को जीत हासिल हुई और विजय पहली बार में मुख्यमंत्री बन गए। तो अब प्रशांत किशोर का एक बार फिर जो है वो ये सपना वापस जागा और अब लग रहा है कि प्रशांत किशोर जो है वो वापस बिहार की राजनीति में मैदान में उतरने वाले हैं। तो इस बार घोषणा की, स्टेटमेंट दिया कि वो बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसके ऊपर नहीं, लेकिन जनसुराज पार्टी बीजेपी को, या बीजेपी का जो गढ़ गई जाने वाली सीट है उसमें भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हराएगी। और यह सीट किसकी है? नितिन नवीन की। 2006 के बाद से नितिन नवीन लगातार आप कह सकते हो कि अजय योद्धा रहे और उससे पहले नवल किशोर सिन्हा जो नितिन नवीन के पिताजी थे वो लगातार जो है वो आजादी के बाद से इस सीट के ऊपर कब्जा किए हुए थे। तो इस सीट पर आज तक ना आरजेडी जीती ना जेडीयू जीती, सिर्फ और सिर्फ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा। तो अब प्रशांत किशोर को यह लगता है कि अगर इस उपचुनाव में, क्योंकि सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लैंडस्लाइड विक्ट्री थी, तो प्रशांत किशोर को यह लगता है कि अगर वो बीजेपी को नितिन नवीन की जो सीट है उस गढ़ में अगर हरा देंगे तो उनका कद बढ़ जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में इसी सीट के ऊपर, बांकीपुर सीट के ऊपर, आज भी नितिन नवीन के नाम से वहां कार्यालय है, वहां बैठकें होती है। तो नितिन नवीन जनता के साथ किस तरीके से जुड़े हुए हैं आप समझ सकते हैं। तो ये प्रशांत किशोर का सपना इस वक्त एक बार फिर जो है वो अपने रिवाइवल का, कि वो इसके सहारे शायद राजनीति में, अब इसको लेकर जिस तरीके से चर्चाएं गर्म है वो है कि प्रशांत किशोर इस सीट से खुद चुनाव लड़ सकते हैं, जिसकी संभावनाएं ना के बराबर है। एक बार फिर जो है वो उसी तरीके का माहौल बनाकर प्रशांत किशोर मैदान छोड़ सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। तो दूसरी तरफ आप देख लीजिए टीएमसी, इस वक्त भारतीय राजनीति में क्या चल रहा है। टीएमसी का अगर आप देखोगे तो ममता बनर्जी, कोकिला घोष कल इस्तीफा दिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, और उसके बाद में खबर यह है कि लगभग 12 एमपी तैयार है जो टीएमसी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन कुल अगर सीटों की बात करें टीएमसी के पास तो 29 सीट है। ऐसे में अगर आप दल बदल कानून के लागू होने और नहीं होने की बात करें तो फिर 20 विधायक, 20 सांसद जो है वो अगर पार्टी बदलते हैं, पाला बदलते हैं, तो दल बदल कानून लागू नहीं होगा। तो पूरी उम्मीद है कि शायद 20 सांसद जो है वो पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ शामिल हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी समस्या है, लेकिन अगर आप विजनरी तौर पर देखते हो तो इस वक्त राज्यसभा में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के 8 सांसद जो है वो आ गए, उससे भारतीय जनता पार्टी और मजबूत हुई। तो भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी चाहेगी कि उसका जो 240 का आंकड़ा था वो 240 का आंकड़ा उस सामान्य बहुमत से ऊपर चला जाए, और जहां एनडीए की बात की जाती है तो एनडीए का आंकड़ा जो है वो 2/3 बहुमत के पास चला जाए। और इसकी जरूरत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को मजबूत करने की जरूरत क्यों है? तो उसके पीछे का कारण इस वक्त आपने देखा जिस तरीके से संविधान का जो संशोधन अधिनियम 131 या आप कहिए महिला सशक्तिकरण जो बिल था उसका लोकसभा में गिर जाना। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए इस तरीके से दांव खेल सकती है। लेकिन टीएमसी में क्या चल रहा है इसके लिए जो है वो हम अगले वीडियो में जरूर बात करेंगे, क्योंकि खबरें यह है कि घुसपैठ के साथ साथ, घुसपैठियों पे जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं उसके साथ साथ टीएमसी के पार्षद, टीएमसी के बड़े नेता जो है वो लगातार टीएमसी से इस्तीफा दे रहे हैं और ये रुकने का नाम नहीं ले रहा। और उसी बीच आज ही की खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर उस पूरे देश में विपक्ष के द्वारा, कुछ एनजीओज के द्वारा, योगेंद्र यादव के द्वारा जो माहौल बनाया गया था
उसको सारा जो है वो धराशायी कर दिया एक ही स्टेटमेंट से कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो सही कर रहा है, कानून के मुताबिक कर रहा है और ये इलेक्शन कमीशन को अधिकार प्राप्त है, तो कुछ भी असंवैधानिक नहीं है। मतलब आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में एसआईआर होना है उन राज्यों में भी अब विपक्ष जो है वो अड़ंगा नहीं लगा सकता। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि विपक्ष जो है वो इसको मुद्दा नहीं बनाएगा, विपक्ष फिर जो है इस मुद्दे को छोड़ने वाला नहीं है। इसलिए नहीं छोड़ने वाला क्योंकि इसके पीछे राहुल गांधी, और राहुल गांधी कितनी बार असफल हो जाए, चाहे उनकी टीम जो है वो कितना ही कहे, लेकिन वो ऐसे मुद्दों पर छोड़ने वाले नहीं होते जब तक कि एक नया मुद्दा जो है वो तैयार ना कर ले। तो इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।